हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। अभी अभी होली का त्योहार बनाकर अभी आप लोग जो हैं फ्री हुए हैं। और देखिए एग्ज़ाम की डेट आपको पता ही है कि एग्ज़ाम की डेट जो है वो मई में है यूपीटीजीटी की, और जून में है यूपीपीजीटी की। तो अभी तक तो उसके कोई अभी हटने के चांसेस वगैरह मतलब कोई ऐसा आया नहीं है। तो अफवाहों पे ध्यान ना देते हुए अगर आप अपनी पढ़ाई ध्यान से कर रहे हैं तो करते रहें, और किसी अफवाहों में वगैरह में ना आए। अगर कुछ जो होना होगा वो तब का तब देखा जाएगा। तो जैसे कि हमारी पेनेशिया सीरीज चल रही है जो हेल्पफुल फॉर यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, इस समय मैं इसमें मिल्टन जो है वो ले रखा जो केवल यूपी टीजीटी के लिए ही हेल्पफुल है, क्योंकि पीजीटी में इनसे संबंधित क्वेश्चंस नहीं ही आते हैं। तो आज जो मैंने लिए हैं इसमें पेनेशिया सीरीज में आज मैं आपको सैमसन एगनेस्टीज और मिल्टन के डिवोर्स ट्रैक्ट्स के बारे में बताऊंगी। बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग से पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगी। तो ध्यान से बैठिएगा और ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, और तब उसके बाद हम लोग इसके पॉइंट्स वगैरह सब डिस्कस जो है वो करेंगे। कहानी सुनाऊंगी मैं आप लोगों को। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि भाई जो लोग यूपी पीजीटी की तैयारी कर चुके हैं, तो ये हमारा एक बैच है स्कोपम प्रैक्टिस बैच। भैया 1100 का बैच है केवल, और इसमें आपको चीज़ें इतनी मिल रही हैं। देखो भाई, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, सीधी बात, नो बकवास। पहली बात, इसमें हम कोई हार्ड कॉपी मटेरियल नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि देखिए हार्ड कॉपी मटेरियल जो है मैं टेस्ट पेपर बना रही हूँ। हाँ, लेकिन मैंने अब एक काम शुरू करा है। मैंने स्टूडेंट्स के लिए इनके वन लाइनर नोट्स तैयार करने शुरू करें, जो मैं स्टूडेंट्स को पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड कराती हूँ। आप ऐसे मानिए जैसे मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि भाई तुमको 4 राइटर तैयार करने हैं। जैसे मान लीजिए भाई मैंने उनसे कहा कि आप हार्डी तैयार कर लो, मैथ्यू आर्नल्ड तैयार कर लो, विक्टोरियन एज के जो राइटर्स हैं वो तैयार कर लो। अब 4 या मैं आपको एक बता रही हूँ क्या है और मैं आपको क्या दूंगी। अब जिसने पढ़ रखा है उसके लिए वो वन लाइनर क्या है, एक वन शॉट रिवीजन हो जाती है। वन लाइनर्स पढ़ लिए। अब वन लाइनर्स में इस तरीके से क्वेश्चन, भाई वन लाइनर्स होते हैं ना कि जैसे मान लीजिए मैं आपको वन लाइनर बता भी देती हूँ अपना, अब अगर कोई मुझे सुन रहा होगा ध्यान से तो, जैसे कि इसमें बाथशेबा एवर्डीन इज द हीरोइन ऑफ हार्डी के, उसमें बता रही हूँ कि जो उसमें जो है कि टेस्ट ऑफ द डियरबरविले जो है वो नॉवल उसमें के बारे में कुछ बता दिया, या कि द नॉवल जूड द ऑब्सक्योर वाज बोर्न पब्लिकली। इस तरीके के ऑनलाइनर्स हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इन्हें पढ़ लेते हैं तो उसके बाद जैसे मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि आप ये राइटर्स तैयार कर लो, और मैं क्वेश्चंस जो है इन 4 राइटर्स में से ही अभी आपका लूँगी। और फिर अब हमने कर क्या रखा है कि हम लोगों का टेस्ट का इस तरीके से चल रहा है कि भाई जैसे शुरुआत के टेस्ट थे वो तो कंप्लीट है, लिटरेचर ग्रामर। फिर एक पूरा टेस्ट लिया, लेकिन ग्रामर उनमें कम थी। फिर एक पूरा टेस्ट लिया जिसमें सिर्फ ग्रामर रखी। फिर उसके बाद मैंने 4 राइटर्स दिए स्टूडेंट्स को कि भाई 4 राइटर तैयार कर लो। 2 टेस्ट पेपर मैंने केवल उन 4 राइटर्स के लिए। और फिर उसके बाद मेरा अब जो नेक्स्ट टेस्ट है, अभी उसमें ही जो टेस्ट हो चुके हैं वो 7th टेस्ट अब चल रहा है। स्कोपम में 7th टेस्ट चल रहा है। तो आप ये देखिए कि 3 टेस्ट करवाए जिनमें ग्रामर लिटरेचर था, 4 टेस्ट सिर्फ ग्रामर का रखा। 5th 6th टेस्ट 4 राइटर्स के लिए, यानी कि कौन कौन से थे, उसमें मैंने 2 जो रोमांटिक एज के लिए शैले और किड्स लिए, और 2 विक्टोरियन एज के लिए टेनिसन और आर्नल्ड लिए। पूरे 2 पेपर, दोनों के दोनों पेपर्स में नए क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सब ले लिया। नोट्स भी उसमें जो है स्टूडेंट्स को वन लाइनर नोट्स भी दे दिया। आप बताओ यार 1100 में इससे ज़्यादा क्या लोगे। मतलब क्वालिटी जो है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करती। चाहे ये मेरे भाई देखो लगातार मेरे कोर्सेज के ना, मैं अब कहती हूँ ये मेरा सबसे सस्ता कोर्स है, ये मेरा सबसे सस्ता कोर्स है, ये भी ऐसी है, सस्ता सा कोर्स है लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। लेकिन हाँ मैं कहूँगी वो खरीदे वो जो सीरियस कैंडिडेट हो। ये नहीं कि यार इसमें ऑनलाइन क्यों नहीं मिल रहा है, पेपर आपने ऑनलाइन क्यों नहीं डाले हैं, हमें तो जो है हमें पीजीटी के हम कंफ्यूज हो रहे हैं। भाई देखो ऐसा है, जो सीरियस स्टूडेंट होगा ना वो वन लाइनर्स उसने पढ़ भी रखा होगा, वो वन लाइनर से भी तैयार कर लेगा। और जो नॉन सीरियस है उसने 3 साल में कुछ नहीं करा, तो भाई ये उनके लिए तो है ही नहीं। फिर ये मैं उनके लिए क्या कहूँ। देखो बात यह है, ना मैं बेवकूफ़ बनाती ना मैं बनती, ठीक है। ये मेरा स्कोपम के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा पाइनियर वाला बैच है, आपको कहाँ देख सकते हैं,
पाइनियर वाला यूपीटीजीटी के लिए इतने बढ़िया क्वेश्चंस पेपर्स हैं उसके अंदर। मतलब अगर पाइनियर वाला बैच है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रह सकता कि जो स्टूडेंट ये कहे कि नहीं मेरा ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है। मतलब एक एक चीज, चाहे ग्रामर हो, लिटरेचर हो, लिटरेरी टर्म्स हो, सब कुछ, क्योंकि सिर्फ लिटरेचर पढ़ने से कुछ नहीं होता ना भाई। लिटरेचर पढ़ के अगर होता तो पहले पिछले साल उसमें भी निकाल लेते लोग। तो चलिए अब मैं ज़्यादा बात ना करते हुए अब मैं अपनी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो रही है आप लोगों की, जो मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले मैं आपको सैमसन एगोनिस्टिस के बारे में बताऊंगी, तो कहानी सुनाऊंगी ध्यान से, फिर इसके पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सैमसन एगोनिस्टिस जो है दैट इज अ क्लोजेड ड्रामा। ये जॉन मिल्टन का क्लोजेड ड्रामा है। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। क्लोजेड ड्रामा किसे कहते हैं? क्लोजेड ड्रामा का मतलब होता है विच इज मेंट ओनली फॉर रीडिंग एंड नॉट फॉर परफॉर्मेंस, यानी कि उसको स्टेज पे परफॉर्म नहीं करते। तो पॉइंट नंबर 1, सैमसन एगोनिस्टिस इज अ क्लोजेड ड्रामा। ये बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफिकल ड्रामा है। क्यों है ऑटोबायोग्राफिकल? क्योंकि हियर मिल्टन हैज शोन हिज ब्लाइंडनेस थ्रू सैमसन। ठीक है, ये ग्रीक ट्रेजेडी से प्रभावित होकर लिखा गया है। ग्रीक, और इसमें ग्रीक वर्ड है, ग्रीक टर्म है सैमसन द रेसलर। इसका जो मीनिंग है सैमसन द चैंपियन, बेसिकली सैमसन द चैंपियन है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो ड्रामा है ये मिल्टन के जो एक पैराडाइज रीगेन्ड उनकी जो पोयम है 4 बुक्स में, उसके साथ पब्लिश हुआ था। 1671 में उसके साथ पब्लिश हुआ है। और मिल्टन ने इसमें ये कहा है, ये इसका पूरा जो कहा है कि टाइटल पेज जो वॉल्यूम 1671 में आया था उसमें यही लिखा है, पैराडाइज रीगेन्ड अ पोएम इन 4 बुक्स टू विच इज एडेड सैमसन एगोनिस्टिस। ठीक है, और इस द पर्पस, द स्टेटेड पर्पस ऑफ दिस ड्रामा इज टू ब्रिंग द ग्रेविटी एंड कामनेस ऑफ ग्रीक ट्रेजेडीज टू ब्रिटिश थिएटर। ये तो वही चीज है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो प्ले है सैमसन एगोनिस्टिस, ये सैमसन के लास्ट डे पर फोकस करता है। किस पर फोकस करता है? लास्ट डे पर फोकस करता है। सैमसन की लाइफ के लास्ट डे पर फोकस करता है सैमसन। अब मैं इसको कहानी सुना रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कहानी शुरू होती है, सैमसन जो है तो बहुत, सैमसन द चैंपियन, वो बहुत दुखी है और वो डंजन में बैठा हुआ है, यानी कि एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ है। एंड ही इज ब्रूडिंग ओवर हिज फेट, कि ऐसा मैंने क्या बुरा काम किया था कि भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा करा कि मुझे अंधा जो है वो बना दिया। आई वॉज सैमसन द चैंपियन, मेरे पास मुझे आई हैड डिवाइन पावर। तो यहाँ पे कोरस का कोरस जो है भाई, कोरस को इंट्रोड्यूस करा जाता है प्लेज में एक आगे क्या इंसिडेंट्स होने वाले होते हैं वो बताने के लिए और ऑडियंस के साथ कनेक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पर ये दिखाते हैं कि ये एक होली डे है, सैमसन जो है वो है, और कोरस जो है सैमसन के बारे में, सैमसन से बात करता है। अब सैमसन की आंखें जो है ना निकाल ली गई हैं। सैमसन कहता है मुझे सबसे बड़ा कष्ट ये है कि भगवान की जो पहली क्रिएशन थी लाइट, वो मुझे नहीं दी है। मेरे पास, मैं लाइट से डिवॉइड हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ इस चीज के लिए। कोरस के बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है मनोआ। मनोआ सैमसन के फादर, वो अपने बेटे को पहचान नहीं पाते, इतना बूढ़ा, इतनी जल्दी बूढ़ा हो गया है। अब सैमसन को फिलिस्तीन्स ने जो है वो कैदी बना लिया है। सैमसन गॉड के द्वारा भेजा गया दूत था जिसे फिलिस्तीन्स को खत्म करना था, लेकिन सैमसन अब खुद ही जो है एक विक्टिम बन चुका है। मनोआ अपने बेटे को पहचान नहीं पाता। वो बेटा कहता है कि ये सब मेरे ही कर्म है जो मेरे पास लौट के आ रहे हैं। तो उसके फादर कहते हैं कि यू शुड नॉट हैव मैरिड अ वुमन, जो एक वो, यू शुड नॉट हैव मैरिड दैट वुमन। वो एक ट्रस्टवर्दी औरत जो है वो नहीं थी, और वो जो है और ये उसके जो फादर है वो कहते हैं कि तुम्हें एक ऐसी महिला से शादी नहीं करनी चाहिए थी कि जो कि एक फिलिस्तीन है। तो कहता है कि आप भूल चुके हैं कि मेरी फर्स्ट वाइफ ने भी मुझको धोखा ही दिया था। अब सैमसन जो है बहुत दुखी है, अपनी स्टेट पे जो है वो बहुत उदास है, लेकिन ना अभी तक उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, कि मैं सैमसन की जो पावर थी वो उसके लॉक में थी, मतलब बाल के लट में थी,
और ये उसको भगवान ने जो है, ये मतलब चोजन वन, और उसको भगवान ने मना करा था, उसको क्या कहा था, फिलिस्तीन्स को खत्म करना। अब सैमसन जो है ना, उसे मिलने के लिए उसकी जो वाइफ है वो आती है उससे मिलने के लिए, दलीला। वो उससे मिलना नहीं चाहता, तो वो उसे कहती है कि वो जब से सैमसन को अरेस्ट किया गया है वो वाकई बहुत गिल्टी फील करने लगी है, और वो वट एवर ही शी डिड आउट ऑफ लव। तो उसे कहता है क्या प्यार, कहती है मेरी ना नेचर है, मैं ना, मेरी आदत है मैं सीक्रेट्स बता देती हूँ। अब तुमने अपना सीक्रेट मुझे बताया कि तुम्हारी जो पावर है वो तुम्हारे बाल की लट में है। अब मैंने ये पावर, ये सीक्रेट बता दिया, वो तुम्हारी बाल की लट काट दी गई, यू बिकेम पावरलेस एंड यू हैव बीन अरेस्टेड। तो सैमसन जो है वो उसके, अब सैमसन को समझ में आता है कि गलती तो उसने ही करी थी। दिस रिविलेशन ऑफ ट्रुथ। वो कहता है अब मुझे भगवान से जो है ना कोई गिला नहीं है, ये अपनी बुरी स्थिति का जो बुरी स्थिति की वजह जो हूं ना, मैं खुद हूं। Had I not told that secret to Dalila, I would not have been arrested. मैं अगर ये बताता ही नहीं तो मैं अरेस्ट होता ही नहीं, तो गलती मेरी ही है, मैं मानता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर, पहले कोरस आता है, फिर मेनोआ आता है, फिर उसके बाद दलीला आती है, फिर हरफा एक रेसलर वो आता है। सैमसन उसको ललकारता है, हरफा उसका मजाक उड़ाता है, अरे सैमसन तुम क्या थे और क्या हो गए हो। तो वो ना उसे सैमसन जो है हरफा से कहता है कि लड़ लो मुझसे। वो कहता है, वो रिफ्यूज करके चला जाता है। अब वो बड़ा उदास है। तभी उसे पता चलता है कि उसको एक है कि सोचता है कि जिस पर्पस के लिए मैं था फिलिस्तीन्स को ख़त्म करने के लिए, वो पर्पस ही मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसे पता चलता है आज ना एक होली डे है और सैमसन को लोगों को दिखाया जाएगा कि देखो हमने जो है सैमसन को अरेस्ट कर लिया। तो सैमसन को बांधते हैं, उसे पिलर्स से बांधते हैं। तो आखिरी बार जो है ना भगवान से माफ़ी मांगता है और भगवान उसको एक पावर देते हैं। अब सैमसन को जिन पिलर्स से बांधा जाता है उन पिलर्स को वो खींच देता है, और जितने भी जो फिलिस्तीन्स हैं और जो जिन्होंने कैद किया था अलॉन्ग विद सैमसन, सब दब के मर जाते हैं। लेकिन बाहर जो मासूम लोग हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। तो उसके फादर जो है ना वो कहते हैं कि ऑल पैशन स्पेंट, कि भाई अब सब शांति हो चुकी है, जाते जाते अपना पर्पस जो है वो सैमसन पूरा कर गया। तो इस कहानी में इट हैज़ अ बिगनिंग, इट हैज़ एन एंड, बट इट डजंट हैव अ मिडल। इसमें मिडल नहीं है। तो अब ये कहानी मैंने आपको सुनाई, इसमें है सैमसन एगोनिस्टीज इज अ ट्रैजिक क्लोजेट ड्रामा। इट वाज पब्लिश्ड with Milton's Paradise Regained in 1671। 1671 में Paradise Regained के साथ ये पब्लिश हुआ था। सैमसन एगोनिस्टीज, ये देखिए ये वाला पॉइंट जो है इसका, सैमसन एगोनिस्टीज देखिए, सैमसन एगोनिस्टीज ड्रॉज ऑन द स्टोरी ऑफ सैमसन फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट। देखिए कि कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट, जज, बुक ऑफ जज से। और ये सैमसन की स्टोरी जो है, स्टोरी ऑफ सैमसन फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट। सैमसन एगोनिस्टिस, क्योंकि ये क्लोजेट ड्रामा है, ग्रीक ड्रामा को फॉलो किया गया है, तो ये जो है ना मीडिया रस से स्टार्ट होता है। मीडिया रस का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ द स्टोरी, जैसे पैराडाइज लॉस्ट मीडिया रस से स्टार्ट होता है। सैमसन एगोनिस्टीज इज अ ग्रीक वर्ड, तो इट मीन्स सैमसन द एथलीट, सैमसन द रेसलर और सैमसन द चैंपियन। इनमें से कोई भी इसका मतलब है। द क्लोजेट ड्रामा डील्स विद द फाइनल फेज ऑफ सैमसन्स लाइफ। ये सारी चीजें मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं कि ये सैमसन की लाइफ के फाइनल फेज को बताता है। ऑन द टाइटल पेज ऑफ सैमसन एगोनिस्टीज मिल्टन कॉल्स इट अ ड्रामेटिक पोएम। ये हमारे स्टूडेंट्स ना बड़े कंफ्यूज होते हैं, मैम ये क्लोजेट ड्रामा है कि ये, देखिए इस जब ये 1671 में जब ये पब्लिश हुआ था तब इसे मिल्टन ने ड्रामेटिक पोएम कहा है। पैराडाइज रीगेन्ड के साथ पब्लिश हुआ है, मिल्टन ने इसे ड्रामेटिक पोएम किया। अकॉर्डिंग टू मिल्टन इट इज अ ड्रामेटिक पोएम एंड द क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक दिस, लेकिन ये है क्या? इट्स अ ट्रैजिक क्लोजेट ड्रामा।
सैमसन मेड कैप्टिव एंड ब्लाइंड एंड नाउ इन द प्रिजन एट गजा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये एक इसके आर्ग्यूमेंट सेक्शन में सैमसन अगेंस्ट चीज के है। सैमसन को बंदी बना लिया गया, गजा में जो है वो जेल में है, नो लेबर एज इन अ कॉमन वर्क हाउस ऑन अ फेस्टिवल डे। इस समय कोई काम नहीं है, फेस्टिवल डे चल रहा है। द कैरेक्टर ऑफ सैमसन एगेनिस्टीज एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द ब्लाइंड स्टेट ऑफ मिल्टन। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये जो प्ले है सैमसन एगेनिस्टिस, ये सॉर्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल प्ले है, और इसमें जो है ये ऑटोबायोग्राफिकल है। इसमें मिल्टन ने अपनी ब्लाइंड स्टेट जो है वो बताई है। मिल्टन डिस्क्राइब सैमसन एज बीइंग आईलेस इन गजा, a phrase that has become the most quoted line of एगनिस्टिस। मिल्टन आईलेस की अंधा हो चुका है, गाजा में है, और ये गाजा जो गाजा का नाम तो अभी आजकल बहुत उसमें भी था, न्यूज़ में भी था। ये फ्रेज जो है ना मिल्टन की ब्लाइंड स्टेट को भी बताता है। एल्डस हक्सले ने ये फ्रेज जो है अपना एक डिस्टोपियन नॉवल है आइलेस इन गजा, उसमें यूज भी किया है। आइलेस इन गजा जो है ये 1936 के नॉवल में एल्डस हक्सले ने यूज किया है। कॉलरिज कहते हैं सैमसन एगनिस्टिस इज द फाइनेस्ट इमिटेशन ऑफ द एंशिएंट ग्रीक ड्रामा दैट एवर हैज बीन और एवर वुड बी रिटन। कॉलरिज का मानना है कि मिल्टन ने ये जो प्ले लिखा है उन्होंने एंशिएंट ग्रीक ड्रामा को रिवाइव किया है। Samson Agonistes by John Milton has been called a vehicle for Milton's Turkish contempt for women। इसमें बेसिकली मिल्टन ने पानी पी पी के औरतों को कोसा है कि it is women that are responsible for the decline of men। क्या कह सकते हैं। खैर, अब मैं आपको मिल्टन के डिवोर्स ट्रैक्ट्स के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को भाई बीच बीच में मुझे बता देती हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था कि ये हमारा स्कोपम के बारे में मैंने बताया था, ये पायनियर प्रैक्टिस बैच है। अब ये पायनियर प्रैक्टिस बैच इस समय इसमें बहुत सारे पेपर्स हो चुके हैं। नाउ देयर आर 2 months लेफ्ट। अगर आप चाहें अभी भी तो ये 2 महीने आप इसका बहुत बेहतरीन यूज कर सकते हैं, और बेहतरीन यूज करने का तरीका ये है कि अगर आप इस बैच को खरीद लेते हैं तो श्योर शॉट सक्सेस है। हाँ भैया देखो ऐसा है, कल को तुम ये कहो कि हमें तो ये समझ में नहीं आया, वो नहीं है, पढ़ा हुआ तुम्हारा होना चाहिए, एक एक चीज एक्सप्लेन करी हुई है उसमें। अगर इस बैच को कोई ढंग से कर ले तो एक भी क्वेश्चन उसे ऐसा नहीं मिलेगा एग्जाम में कि ये मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है। हर तरीके का क्वेश्चन इसमें कराया हुआ है, सिंपल, डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट, बिल्कुल लो लेवल का, प्रीवियस ईयर, सब करवा रखे हैं इसमें। कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा कहाँ पर? इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर। प्ले स्टोर से इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद स्टोर में जाना है, उसके बाद एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच। अब आपको 2 दिखेंगे, एक 1599 का है और एक 1899 का। 1599 में केवल टेस्ट पेपर्स आएंगे हार्ड कॉपी मटेरियल में। अभी हो सकता है कि कुछ दिन में जो है ये वाला बैच जो है इसकी हार्ड कॉपी हम प्रोवाइड करना बंद कर दें, इसके पैसे कम कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है 1100 के ही हो जाए। हार्ड कॉपी मटेरियल जो है हम इसका प्रोवाइड करना बंद कर देंगे और आपको हर चीज़ पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे। अभी तो फिलहाल तो नहीं है, हो सकता है, ये तो मैं कह रही हूँ, अभी पता नहीं है मुझे भी, लेकिन अभी फिलहाल ये बैच 1599 और 1899 में। 1599 वाले में हार्ड कॉपी मटेरियल आता है, इतना मोटा पूरा बंच आता है पेपर्स का, और 1899 में पेपर बंच के साथ एक किताब भी आती है, पाथ टू विक्ट्री। इसके अलावा भाई अभी भी अगर कोई व्यक्ति जो है, जैसे अभी भी लोग खरीद रहे हैं ये वाला भी, तो अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी अभी लगता है भाई, पीजीटी में तो अभी जून में है पेपर, अभी तो मार्च ही चल रहा है, तो एक कंप्लीट बैच है टीजीटी पीजीटी का, नोट सारे उसमें भी जाते हैं, और ये टीजीटी का बैच है। इसके अलावा भैया मेरे पास मेरे DSSB का बैच भी है। आप लोग DSSB का, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि अभी अभी EMRS की तैयारी कर रहे हैं तो क्या करें, देखो भाई EMRS की तैयारी वगैरह के लिए तो नहीं, अब DSSB का तो नहीं चलेगा उसमें, नहीं अब नहीं। ठीक है, चलो अब मैं मिल्टन के डिवोर्स ट्रैक्ट्स आपको पढ़ाती हूँ। मिल्टन के डिवोर्स ट्रैक्ट्स जो हैं वो इतने फेमस हुए थे कि मिल्टन को मिल्टन द डिवोर्सर कहा जाने लगा था। चलिए बात करते हैं। जॉन मिल्टन ने अपने से काफी साल छोटी मैरी पवेल से शादी करी। He was 34 and she was just 17। कुछ ही दिन बाद वो जो है उन्हें छोड़कर चली गई। जब वो छोड़ के चली गई तो मिल्टन बहुत एजिटेटेड हो गए। उन्होंने कहा अब ना तो वापस आए मैरी, ना उन्हें डिवोर्स दें।
अब क्या था उस समय डिवोर्स की कंडीशन ये थी कि यदि पति या पत्नी में से कोई एक जो है वो अडल्ट्री करता है तभी जो है वो डिवोर्स की कंडीशन फुलफिल होती है। अब ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, मैरी ने तो मांगा नहीं था। अब जो है एक रीजन ये था कि मैरी उनको छोड़ के चली गई थी क्योंकि मैरी जो है एक तो उम्र कम थी, दूसरी बात ये है कि मिल्टन वॉज अ प्यूरिटन, दो ही वॉज वेरी हैंडसम, और एक 17 साल की लड़की जो है उसके लिए तब उस समय फिजिकल चार्म्स काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट रहे, बट ही वॉज अ प्यूरिटन एंड वो बहुत ज़्यादा रिजिड और बहुत ही ज़्यादा अलग प्रूडेंट किस्म के व्यक्ति थे। और मैरी जो है वो एक किवेलियर थी और वो जो ही बिलीव्ड इन लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। अब हुआ ये कि दोनों के बीच में बनी नहीं और वो छोड़ के चली गई। कितना मजा आ रहा था पंचायत में। शी रिटर्न टू हर फैमिलीज रेसिडेंस इन ऑक्सफोर्डशायर, वो अपने पिताजी के घर पे चली गई। द रीजन फॉर दिस सेपरेशन इज अननोन। अब क्या रीजन था वो तो नहीं पता, मगर ये माना जाता है कि मैरी जो है वो रॉयलिस्ट थी जबकि उनके हस्बैंड जो थे वो एंटी रॉयलिस्ट थे। भाई मैरी के जो घर वाले थे यानी कि जो मैरी के परिवार वाले थे वो प्योर रॉयलिस्ट यानी कि चार्ल्स फर्स्ट को जो है वो बहुत मानते थे, और मिल्टन जी तो सबको पता है कि वो ही वाज अगेंस्ट चार्ल्स फर्स्ट। अब हुआ और दूसरी बात उनकी एज में तो बहुत बड़ा डिफरेंस था ही। देखो भाई एज में डिफरेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं फिर होता है एक मानसिक रूप से ऐसा हर जगह तो नहीं होता, मगर फिर भी ये है कि जब एज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो ये चीज़ जो है वो होती है कि भी जो है उनके हस्बैंड जो हैं वो मानसिक तो मतलब एक जिसे कहना चाहिए ना कि अंडरस्टैंडिंग नहीं थी दोनों के बीच में। अब उनकी पत्नी जब उन्हें छोड़ के चली गई तो मिल्टन ने डिवोर्स के लिए अप्लाई करा मगर डिवोर्स उन्हें मिला नहीं। तो डिवोर्स को सही ठहराने के लिए उन्होंने प्रोस्ट्रैक्ट्स लिखे। ये डिवोर्स ट्रैक्ट्स जो हैं बहुत 1643 से 45 के बीच में, फिर उसके बाद उनकी पत्नी वापस आ गई थी, उन्होंने कोई डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। 4 जो हैं वो डिवोर्स ट्रैक्ट्स हैं। कौन कौन से हैं देखिए। द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, द जजमेंट ऑफ मार्टिन बुसर, टेट्राकॉर्डन एंड कुलेस्ट्रियन। ये 4 हैं। द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, द जजमेंट ऑफ मार्टिन बुसर, टेट्राकॉर्डन एंड कुलेस्ट्रियन। अब इनमें से टेट्राकॉर्डन का जो ये डिवोर्स ट्रैक्ट्स हैं, ये सबसे पहले ये डिवोर्स ट्रैक्ट आर्ग्यू करते हैं कि अगर दोनों पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही है तो डिवोर्स दे देना चाहिए, जबरदस्ती साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अब उसमें भी ये देखिए जो टेट्राकॉर्डन है उसका मतलब होता है 4 स्ट्रिंगेड, 4 जो है स्ट्रिंग्स हैं, और कोलेस्ट्रियन का मतलब होता है रॉड ऑफ पनिशमेंट। ग्रीक वर्ड्स हैं दोनों में, ये मतलब है। तो ये थे मैंने जो आज आपको बताया सैमसन अगेंस्ट चीज के बारे में, और मिल्टन के डिवोर्स ट्रैक्ट 4 हैं, याद रखिएगा। इनके मीनिंग क्या है ये भी बताया, कब से कब तक लिखे गए ये भी बताया। और इसके बाद अब हम लोग, मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी। पेनेशिया का अब 40 डेज स्ट्रैटेजी अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। पेनेशिया 40 डेज स्ट्रैटेजी, भाई जो मेरी 40 डेज स्ट्रैटेजी चलती है अप्रैल से 40 डेज स्ट्रैटेजी में स्टार्ट करूँगी। भाई नाम उसका पेनेशिया ही रहेगा। भाई ओरिजिनल तो मेरी चलाई हुई है, बाकी तो नक्कालों से सावधान। और 40 डेज स्ट्रैटेजी आई विल स्टार्ट द 40 डेज स्ट्रैटेजी फ्रॉम अप्रैल। अभी मेरी पेनेशिया सीरीज़ है, मैं से अभी इसमें मिल्टन चल रहे हैं, उसके बाद मैं लिटरेरी टर्म्स लूँगी, फिर उसके बाद बाकी और जो 2 राइटर्स हैं उन्हें भी करके, और ग्रामर वगैरह भी जो है। भाई देखो ऐसा है, चीज़ें तो सारी करनी चाहिए ना। मैं मोस्टली बहुत ज़्यादा जो करवाती हूँ वो लिटरेचर कराती हूँ, लेकिन ग्रामर के भी जो पार्ट्स हैं बहुत सारे लोगों ने मेरे से ही पढ़कर क्लॉजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच और प्रेपोजिशंस मेरे ही चैनल से पढ़ के सीखे। तो ऐसा नहीं है कि मैं वो चीज़ें कराती नहीं हूँ, मगर पहले मैंने सोचा पेनेशिया सीरीज़ में ये कंप्लीट करा दूँ। ये मेरा एक अपना अलग प्रयोग था। हाँ, इसके नोट्स जो हैं वो आप लोगों को मिल्टन लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, लेकिन हो सकता है ये नोट्स मैं आज जो है टेलीग्राम पे डलवा दूँ। टेलीग्राम पर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। पढ़ते रहिए और अपना टाइम ना वेस्ट करें कि यूट्यूब पे चैनल पे ढूंढते केवल यही न्यूज़ सर्च करते फिरे। डेट हट रही है क्या, डेट हट रही है क्या। अब हटे या ना हटे, आप अपनी तैयारी कर लो। ठीक है जी।